भाई जनसंख्या हर साल बढ़ेगी घटेगी, ये तो तय है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो मतदाता भी तो बढ़ेंगे, और जब मतदाता बढ़ेंगे तो एक बात बताओ, क्या ये गारंटी है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में जो जनसंख्या बढ़ेगी उनका अनुपात बिल्कुल सेम होगा? ये जरूरी तो है नहीं। तो किसी राज्य में जनसंख्या ज्यादा बढ़ सकती है और किसी राज्य में जनसंख्या कम बढ़ सकती है। जैसे अपने देश में 1971 की जनगणना हुई, ठीक। 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में अभी जो आप पढ़ते हो, लोकसभा में कितनी सीटें हैं बच्चा? 543। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। ये है की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या ये मैक्सिमम नंबर है? नहीं। अधिकतम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं? 550। और राज्यसभा की कितनी हो सकती हैं? 250। तो ये जो आंकड़ा है, इनका आधार क्या है बच्चा? 1971 की पॉपुलेशन। जो अपने भारत में 1971 में जनसंख्या थी, उसके आधार पर अपने देश में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटें नियत की गई हैं। अब देखो दिक्कत क्या है। अभी आप देखते होगे अपने संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। ये हुआ था नहीं? इसमें क्या नियम है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में एक नियम है कि अपने वहां ये सीटें कब तक रहेंगी? 2026 तक। और 2026 के बाद ये सभी सीटें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अच्छा, इनका आधार वर्ष अब 1971 से क्या बनाने का प्रस्ताव है? 1991। तो क्या जितनी जनगणना 1971 में थी उतनी ही जनगणना 1991 में भी है? जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी है। तो अगर जनसंख्या बढ़ी है तो लोकसभा की सीटें भी अब क्या होंगी? आप जानते हो 888 करने का प्रस्ताव है। क्या राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी? भाई बिल्कुल बढ़ेंगी, 100%। अच्छा, राज्यों की विधानसभा की सीटें भी क्या होंगी? बढ़े। अच्छा एक बात, अगर विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो भैया विधानसभा की सीटें ही नियत करती हैं परिषद की सीटें, विधान परिषद की, क्योंकि विधान परिषद की सीटें विधानसभा की सीटों के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। तो अगर इन पर असर आएगा तो क्या इन पर नहीं असर आएगा? राज्यों के विधायक लोग चुनाव करते हैं राज्यसभा में, तो अगर राज्यों के विधायक बढ़ेंगे तो राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आधार वर्ष बदलेगा तो सीटों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये 100% श्योर है। तो अब समझना यह है कि आर्टिकल 82 में लिखा है, अनुच्छेद 82 में परिसीमन होना चाहिए, लेकिन आप जानते हो पूरे देश में अब तक 4 बार ही परिसीमन का गठन किया गया है। अभी तक केवल 4 बार हुआ है। अब एक बात ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है हिंदुस्तान में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, अब जब भाई पहली बार आम चुनाव देश में कब हुए थे बच्चा? 51 और 52 में। भाई देखो, सितंबर से स्टार्ट हुए, अप्रैल तक हुए। आप जानते हो पहली लोकसभा की जो बैठक हुई, फर्स्ट बैठक 13 मई सन 1952 में। तो अच्छा, जब साल की पहली बैठक या चुनाव के बाद की पहली बैठक होती है तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं कि अलग अलग बैठते हैं? एक साथ बैठते हैं। गुड। आप जानते हो आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85, भारत का राष्ट्रपति अपने वहां संसद के अधिवेशनों को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, पढ़ते हैं ना आप? तो जब भी कभी चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है तो हमेशा दोनों सदन क्या होते हैं? एक साथ आते हैं। तो जब देश में पहली बार चुनाव हुआ 52 में, तो अगर 52 में चुनाव हुआ तो हम बोल रहे हैं कि 13 मई सन 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। पढ़ लिया आपने। पेपर में लोकसभा नहीं पूछा, पेपर में दे दिया राज्यसभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से कब हुई थी। अब तुम्हारा जमीर जग जाता है। कहा थे हम याद करके आए हैं लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। तो ई का तो कतई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो लोकसभा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोकसभा नहीं लगाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन अक्कड़ बक्कड़ झोंके हैं। तो जब 1952 पा गए वह हम ठीक दिन भाई साहब, लेकिन क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की बैठक क्या होगी? सेम डेज में होगी। 13 मई 1952 लोकसभा की पहली बैठक और राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952। अच्छा, किसी भी बैठक, लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से काउंट होता है कि चुनाव के बाद से? तुम्हारी सैलरी जिस दिन ज्वाइन करोगे तब से होगी कि जिस दिन से रिजल्ट आएगा उस दिन से काउंट हो जाएगी? हाँ, ध्यान दो भैया, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन आपकी पहली उपस्थिति मानी जाएगी और उस दिन से 30 दिन का वेतन आपको मिलेगा। तो जब लोकसभा का चुनाव चाहे जब हुआ हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जब पहली बैठक हो जाएगी
तो उसी पहली बैठक यानी कि बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होगा? लोकसभा का। बैठक से 6 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा के मेंबर्स का, है कि नहीं है? तो ये याद रखो हमेशा, ये आपका परिसीमन है। तो पहली बार परिसीमन का आयोजन कब किया गया होगा? खत्म हो गया। अब अगर पेपर में क्वेश्चन, अब देखो यही क्वेश्चन उठाता है पेपर में कि निम्नलिखित में से बताइए अपने देश में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टाइम है। आप जानते हो आज भी अपने देश में पहले लोकसभा के स्पीकर पूछे जाते हैं, पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिप्टी स्पीकर पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप देखते हो कि अपने यूपी SSC और SSC दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसमें सबको पता होगा कौन बनाए गए थे। इधर से भाई कोई? अच्छा, हमें भ्रम ही था। वाह भाई वाह, अनंत संयनम अयंगर साहब। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंक। भाई अगर स्पीकर बनाता तो डिप्टी स्पीकर भी तो होगा। और अगर मेरी बात का यकीन ना हो, अभी BPSC का पेपर हुआ है, तुरंत जानते होगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने देश में जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी का नाम सुना होगा। अध्यक्ष तो सब रट लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन डिप्टी स्पीकर को क्यों भूल गए? क्योंकि क्या क्वेश्चन डिप्टी स्पीकर का नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा, मैं देखो एक बार समझा भी चुका हूं, फंसाने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं। पूछता है उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए मंथली होता है। सबको पता है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है, अब कहा दे यार, वो राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उपराष्ट्रपति है उसका। भाई दोनों स्पीकर हैं, वो अपने सदन का स्पीकर है और ये अपने, तो समान कार्य के लिए अगर आपकी नौकरी लग रही है कहीं भी सेम पोजीशन में, तो क्या लड़कियों और लड़कों की सैलरी अलग अलग होती है? क्या लड़कियों को पैसा ज्यादा मिलता है? नहीं मिलेगा ज्यादा। ध्यान दो, आर्टिकल 39 भारत में आर्थिक इक्वलिटी का प्रावधान किया जाने की कोशिश की गई है। मैं नहीं कह रहा हूं 100% सत्य है। भारत में 3 प्रकार के न्याय भी तो है बच्चा, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो आर्थिक प्रोसेस की जा रही है बराबरी की, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आगे अब हम कहे कहते नहीं है भाई, है कि नहीं है? आने वाला वक्त कुछ भी हो सकता है संविधान में। भाई देश में कोई जरूरी हम कैसे कहते हैं कि कल, क्या आप लोगों ने सोचा था कल को AI आ जाएगा, मशीनें अपने आप काम करेंगी? आप देखते जाओ, मुझे लगता है आने वाले 50 साल बाद चिट्टी का उदय होगा। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ना, रोबोट। हाँ, तो चिट्टी देखा होगा आपने, अपने आप देखते हुए नहा धो के बैठ जाता है। तो बस वो वक्त दूर नहीं बच्चा, जो आप मशीनों पर क्या हो जाएंगे? डिपेंडेबल हो जाएंगे। आपसे बिना पूछे सुबह आपको उठ के जगाएंगे, उठो भाई साहब चाय पियो, तब समझ में आएगा अच्छा भैया चाय बना लाए, नहीं है? तो आने वाला वक्त जो होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा। खैर आते टॉपिक पर। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है भाई इसमें कोई? अच्छा, आर्टिकल 82 की बात हो गई। अब मैंने दूसरा पॉइंट बोला है आर्टिकल 83 ना। अब आर्टिकल 83 क्या है बच्चा? क्या है ये भाई? देखिए आर्टिकल 83 का मतलब क्या है? संसद के, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। जैसे आप जानते हो क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बोलो, क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर नहीं बढ़ाया जा सकता होता तो आप पढ़ते हो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपकी इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष? 6 वर्ष कर दिया था एक बार, आपातकाल के दौरान हुआ था ना। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए हमको 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना है, ठीक? अगर इसको पारित करना है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है? 2027 में। तो अच्छा, ये कार्यकाल अब हमें बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? कि चुनाव कर रही हो 2027 में, फिर रद्द कर रही हो, फिर चुनाव कराओगे? एक तो हम पहले से ही खर्चा कम करने के लिए ही तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लाए हैं। तो अब क्या होगा अगर ये पारित हुआ तो इसका कार्यकाल यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा और 2029 तक खींच के ले जाएंगे। उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद एक बार फिर से धुआंधार मुख्यमंत्री बनेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर इलेक्शन वाला सब कॉन्सेप्ट बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरा, मैंने कहा 172 बोला ना, आर्टिकल 172। अब आर्टिकल 172 क्या है बच्चा? आप जानते हो संसद में या अपने विधानसभाओं में जैसे लोगों की योग्यताओं की भी तो चर्चा होती है, कौन योग्यता के व्यक्ति होगा, कौन योग्यता का व्यक्ति नहीं होगा। तो अब बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे ना, जब चुनाव सिस्टम बदल जाएगा, जब इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा,
तो कौन सदस्य किस प्रकार की योग्यता रखता है उसका भी प्रावधान किस आर्टिकल में किया जाएगा, इसी में। तो अब विधानसभा का भी हमको तिथि बढ़ानी पड़ेगी, तो आर्टिकल 172 विधानसभा में अपने वहां क्या इसका हम लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो जब लोकसभा का बढ़ा सकते हैं तो क्या राज्यसभा का नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ले जाएंगे। और ये सारी चीजें जो होंगी वो संसद के द्वारा होंगी, आर्टिकल 327 के द्वारा। क्योंकि भाई जो कुछ होगा निर्वाचन आयोग ही तो करेगा। तो इसमें निर्वाचन आयोग का तो एक ही आर्टिकल है, 324 से 329 के बीच में कौन सा आर्टिकल आ रहा है? 327, दैट्स कॉल्ड निर्वाचन आयोग। तो 4 आर्टिकल में परिवर्तन होना है, इसीलिए ये प्रस्ताव पार्लियामेंट संशोधन से जुड़ा हुआ है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है भाई? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन है। अच्छा, एक स्वस्थ न्याय, जैसे अपने देश में डेमोक्रेसी है बच्चा, लोकतंत्र, क्या 1947 से पहले देश में लोकतंत्र था? नहीं। क्यों नहीं था? भारत में रियासतें थी, भारत में राजा थे, और जब भारत में राजा थे तो क्या राजा जहां शासन करते हैं क्या वहां पर डेमोक्रेसी होती है? उसे राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब राजा के व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला शासन। अब यहां एक दिक्कत है, जो राजा के द्वारा शासन होगा, जैसे आपने वैदिक काल पढ़ा है, वैदिक काल के 2 पार्ट हैं, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। यहां भी तो राजा का कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्या यहां पर इलेक्शन होता था कि पद वंशानुगत था? निर्वाचन होता था। ध्यान दीजिए, यहां पर इलेक्शन होता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जब हम यहां आए तब राजाओं को भी समझ में आने लगा था कि भैया राजगद्दी में पैसा बहुत है, तो अगर हमारा बेटवा ही आने वाले समय में राजा बनेगा तो ये पक्का पक्का हो जाएगा ना कि पैसा सब घर में रहेगा भैया। तो यहां से आप देखते हो सिस्टम क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। और यहां पर महिलाओं की स्थितियों में क्या आई? गिरावट आई। लेकिन यहां पर पितृ सत्तात्मक सत्ता होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन क्या थी? बेहतर थी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप देखते हो सब हम लोग वैदिक काल से तो ले रहे हैं। क्या इलेक्शन हम आज से थोड़ा करा रहे हैं? तुम्हारे वहां इलेक्शन बहुत पहले से होता आ रहा है। तो इसी चीज के लिए लोकतंत्र का आधार चुनाव है, और चुनाव नहीं होगा तो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं हम लोग, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो अब लियो, जब मतलब जनता वोटें नहीं दे पा रही है तो हमारी प्रस्तावना का पहला शब्द विखंडित नहीं हो गया? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, अर्थात भारत के संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? कभी भी पेपर में आया करे भारतीय संविधान में भारत की शक्ति का स्रोत किसे बताया गया है? तो भावनाओं मत बह जाना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी नहीं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम सभी लोग जो वयस्क नागरिक हैं वो सब लोग देश में सर्वोच्च पावर रखते हैं, ध्यान रखना। लेकिन वो अलग बात है, आम आदमी आम की तरह ही होता है कि नहीं है? जिसका जैसे मन होता है निचोड़ के पी लेता है, फिर फुला के फेंक देता है, नहीं है? और अपन लोग, मैंने कहा ना, भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन भारत का लोकतंत्र डग्गा मारी वाला लोकतंत्र है ना। क्योंकि अपने वहां जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले 500 का नोट, 170 वाली बोतल भाई जो जिसकी आवश्यकता है आप देखते हो। तो क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहते हैं? नहीं। तो यही कारण है भारत का लोकतंत्र को वर्तमान में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा जाता है भारत के अपने लोकतंत्र को। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? क्या सरकार की गलती है? सरकार की गलती कौन है भाई? आपके पास कोई व्यक्ति आए, सब्ज बाग दिखाए आपको। सब्ज बाग मतलब समझते हो? बड़े बड़े सपने दिखाना कि एकदम तुम परेशान ना हो, जैसे हमारी सरकार बनेगी सबके घर में भाई साहब एक एक चरपहिया गाड़ी होगी। कैसे? तुम अपने दिमाग से नहीं पूछ सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपन सबके माता पिता दादा जिंदगी गंवाए दिन नहीं ला पाए, ऐसी कौन सरकार आएगी जो 5 साल में आपके लिए 4 व्हीलर खड़ी कर देगी? और आप इन्हीं सब जबाग देखते हुए ही क्या हो जाते हो? एकदम टीप दिन कहें भाई ये है, ही है, तब है हमारा विकास होगा। तो आप वोट दिए हैं कि उन्होंने आपकी वोट खरीदा है? और खरीदी हुई वस्तु पर उसी का अधिकार होता है, मालिक का नौकर टाई फाए नहीं कर सकता है। तो अब अगर बोलोगे कुछ तो जब मार, अच्छा अब दिक्कत तुम कहोगे नहीं गुरुजी हमने पैसा नहीं, तुमने तो नहीं लिया था, तो तुम अब क्या कहलाओगे? आज के जमाने में जो लोग पैसा पा जाते हैं कहते हम तो होशियार रहन, कम से कम कुछ तो पाएंगे, है कि नहीं है? और बाकी जो नहीं पाए, अच्छा अभी कोई गवर्नमेंट कहे जितने भी अपने वहां 18 साल से ऊपर के बेरोजगार लोग हैं सबको भाई साहब सरकार 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देगी,
अब हे भगवान कसम तुम रजिस्ट्रेशन कराने दौड़ जाओगे। क्यों? कम से कम महीने रिचार्ज तो निकलेगा भाई। जियो धनाधन कैसे चलेगा बताओ? अच्छा तो जियो धनाधन तब है तो चल पाएगा जब रिचार्ज होगा। तो आप क्या सोचते हो, चलो हमका कम से कम जियो का रिचार्ज का पैसा तो कोई सरकार दे रही है, इतने काफी है। तो फिर आप कैसे उनसे गवर्नमेंट जॉब मांग सकते हैं? आप बताइए, आप उनसे कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे वहां ये दिक्कत है, इस समस्या का सॉल्व करिए आप? ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने चुनाव के जो पावर थी उसको आपने क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो इसीलिए भारत का लोकतंत्र वर्तमान में कैसा है? और ये देखो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अभी तुम कंपेयर करा लो, अमेरिका में भी ऐसा होता है बच्चा, ब्रिटेन में भी। ये मत समझो सरकारें सबको सपना दिखाती हैं, लेकिन हाँ उनके वहां अंतर ये है क्योंकि उनकी आबादी पढ़ी लिखी आबादी है, और जहां पर सही साक्षरता ज्यादा है तो वो अपने सब चीजें समझते हैं ना। वो ये समझते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, ये काम करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन क्या अपने वहां जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे हम लोग भले ही अपने आप को मानते हैं कि अरे यार हम अनपढ़ हैं, अरे बीए की डिग्री हमारे पास है, पीजी हम किए, हम अनपढ़ हैं, क्योंकि भारत में साक्षरता का रेशियो मानक ही बेकार है। 7 वर्ष का कोई बालक जो एक भाषा लिख ले, एक भाषा पढ़ ले, वो भारत में साक्षर है। अब उनसे पूछो, बताओ मौलिक अधिकार कहते हैं, कहते ये क्या होता है मौलिक अधिकार? ये हम जानते हैं ना, ये हम ये जाने थे, हमारे पिताजी के बाद ये संपत्ति की किया है। या एक का मौलिक अधिकार पता है, राइट टू क्या? प्रॉपर्टी। और आप देखते हो संपत्ति का अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार